गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एन फैक्टर। एन फैक्टर का कैलकुलेशन करना हम लोगों ने सीखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी एटम के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, साथ साथ अगर कोई कैटायन या एनायन भी आ जाए तो उन सब के लिए हम एन फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब एन फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा रह गया था हमारा, वीडियो काफी बड़ा हो गया था, है ना। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट वीडियो में बना देना बेटर रहेगा इसको। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। किसका? रिड्यूसिंग एजेंट्स का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स मैं कवर करूंगा। मैं बात करूंगा आज K2Cr2O7 की, ठीक है। मैं बात करूंगा KMnO4 की। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एग्जांपल हैं। अल्दो इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे क्लास में, आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे आप लोगों को वो एग्जांपल्स भी पता लगते जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं एन फैक्टर की। तो आप सबको पता है हम कैलकुलेट क्यों कर रहे थे? इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की एन फैक्टर्स की, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग अपनी कॉपीज में, हेडिंग लगाएंगे जल्दी से। क्या? कैलकुलेशन, हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर reducing and oxidizing agent, reducing and oxidizing agent। आज की क्लास में हम कंसल्ट करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो सुनेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं आपको एन फैक्टर के बारे में बताऊं कि कैसे कैलकुलेट करें। उससे पहले रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। आता है सर हमको, हमने पढ़ा था 10th में, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा था, रिडक्शन भी पढ़ा था, है ना, आपने पढ़ा था। पर आपने 10th क्लास में दो डेफिनेशन पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपने ऑक्सीडेशन और मैं बात करूं रिडक्शन, ठीक है, इनकी दो डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, है ना। पहली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यही तो पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने पढ़ा था सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सही बात है, सबके मन में चल रही होगी ये डेफिनेशन दोनों। हमें इन दोनों डेफिनेशंस को काम में नहीं लेना है ना, लेंगे पर अभी तो नहीं लेना आज की क्लास में, ठीक है। एक्चुअली में ये दोनों डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, मतलब हर रिएक्शन पर लागू नहीं होती है। ये उन्हीं रिएक्शंस पर लगेगी जहां आपको ऑक्सीजन दिख जाए, जहां आपको हाइड्रोजन दिख जाए, ठीक है। जबकि रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ये कहा जाता है कि मैक्सिमम रिएक्शंस कैसी होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। याद है ना रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है, ठीक है। पर हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो इंक्लूड नहीं होता ना, होता है? नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई सारी है, मैं एक और की बात कर रहा हूं। कौन सी? ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आज से हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन। किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो हम कहेंगे कि उसका क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। और अगर हो रहा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है अभी के लिए, अभी क्यों है, कैसे है, ये हम पढ़ेंगे 8th चैप्टर में। अब अपनी एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें 8th चैप्टर है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, वहां इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ना है। इसकी और इसकी तो हम बात ही बहुत रेयर करेंगे, क्लियर है। वहां हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमेशा किस बेसिस पर डिफाइन करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। अब ध्यान से इतना ध्यान रखो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन।
याद रहेगी ये बात। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एक एग्जांपल ले लो, क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे जस्ट इमेजिन आपके पास सोडियम है ना, क्या है आपके पास सोडियम। अच्छा क्या नेचर होता है सोडियम का बता सकते हो? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अगर ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो सर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाँ या ना, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में। सही बात है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ में। क्लियर हो गई बात मेरी? इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहूंगा? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? भाई इतना याद रखो आज से कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। फिर से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें हुआ? सोडियम आयन Na+ में। कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अल्दो ये हाफ रिएक्शन है, मान रहा हूं मैं हाफ रिएक्शन है, पर रिएक्शन तो है। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? पूरी दुनिया जानती है सर, इसका नेचर होता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, हम भी जानते हैं, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये किसमें कन्वर्ट होता है? Mg2+ में। सही बात है। क्या हुआ है यहाँ पर? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को हम? ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें? Mg2+ में। समझ में आ रही है बात? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ Mg2+ में। क्लियर? उसको देखो वहां पे। जैसे जस्ट इमेजिन मेरे पास क्लोरीन है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई साहब का? 2,8,1। सर भाई साहब नहीं है, बहन जी है। 2,8,7 एक्चुअली, है ना, 17 नंबर पे आता है ना, मिस्टेक्स हो जाती है कभी-कभी हमसे। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सही बात है। क्या नेचर होगा इसका? एक इलेक्ट्रॉन लेने का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। क्या मैं सही हूं? सही है बात, है ना। एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। क्या हुआ है यहाँ पे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को हम? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। किसका रिडक्शन? क्लोरीन का रिडक्शन। किसमें? Cl- में। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हुआ किसमें? Cl- में। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा जैसे मेरे पास है O2-, है ना, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास है O। इसका नेचर क्या होगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन लेने का, ठीक है। अरे 2,6 चाहेगा ना अपनी जिंदगी में कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं और सुखी हो जाऊं, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कन्वर्ट हुआ O2- में। किसमें कन्वर्ट हुआ? O2- में। और O2- में कन्वर्ट हुआ, दैट मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ O2- में। आपको ये बात समझ में आई होगी, आज से दिमाग में बैठा लें कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। अब ज्यादातर रिएक्शन में ये दोनों ही काम होते हैं। अरे यही तो होता है एक केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसी रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। मतलब इलेक्ट्रॉन निकले भी, इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो। एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। रिएक्शंस क्या कहलाएंगी? रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, RED, रेड मतलब रिडक्शन, OX, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, आई रिपीट, साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो, क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। नोट कर लें अपनी कॉपी में, मिटा रहा हूं मैं इसको, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देखना, सारी क्लियरिटी आ जाएगी। एक एग्जांपल कराएंगे, उसमें सारी क्लियरिटी आ जाएगी। सुनना ध्यान से। एक रिएक्शन पढ़ी है आपने कि मेरे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, पढ़ी होगी रिएक्शन 10th क्लास में। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस फॉर्म में। आपको पता है बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड होता है ना, इसका सॉल्यूशन बड़ा खूबसूरत होता है। कितना, कैसा कलर होता है इसका? ब्लू। किस कलर का होता है? ब्लू। अगर मैं इसमें जिंक मेटल डाल दूं इन पाउडर फॉर्म, है ना, तो उसको स्टीयर करूं, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद, ना भी करूं
तो थोड़ी देर बाद इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा और एक रेड कलर का पीपीटी बन जाएगा, है ना, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। खैर छोड़ो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली में इसका ब्लू कलर क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा बाय द जिंक, और जिंक क्या बना लेगा? ZnSO4, और साथ में एक रेड पीपीटी बन जाएगा किसका? कॉपर का। क्लियर होती है बात मेरी? ये एक्वस में चला जाएगा। क्लियर होता है इतना? ठीक है। अरे बचपन में ही पढ़ी ये रिएक्शन आपने, इस रिएक्शन को आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। एक्चुअली में ना ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी है। ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है रेडॉक्स रिएक्शन? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कॉपर सल्फेट है, सही है। क्या आप मुझे कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का चार्ज बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कितना है? 0 है। अरे 2+ कॉपर सल्फेट का चार्ज बता सकते हो। अरे इसको तोड़ोगे आयंस में, CuSO4 को उसके आयंस में तोड़ो, है ना, आयोनाइज करके देखो, आयंस में तोड़ो तो आपको पता है ये सल्फेट आयन है, SO4 2-। कौन सा आयन? SO4 2-। तो कॉपर पर कितना चार्ज होगा? 2+। ओवरऑल न्यूट्रल है नहीं, ठीक है। तो कॉपर पर चार्ज कितना होगा? 2+। चार्ज को हम एक नए नाम से पढ़ लें, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कह रहा हूं मैं? चार्ज को एक नया नाम दे देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुई है बात मेरी? ठीक है। फिर से चार्ज को एक नया नाम दे देते हैं। आज से हम चार्ज को पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से। अरे बड़े हो गए ना, कुछ तो जिंदगी में चेंज करो भाई, ठीक है। पहले इसको चार्ज पढ़ते थे, अब इसको हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। घबराना नहीं है, आगे अपने आप ही पढ़ने लग जाओगे। मैं नहीं कहूंगा तो भी उसको ऑक्सीडेशन स्टेट ही पढ़ोगे आप, इतनी बार आएगा ये। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 2+। SO4 का कितना था? 2-। ठीक है। जिंक का कितना बता सकते हो? भाई जिंक अकेला है, इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। जब कोई भी एटम अकेला हो, है ना, जैसे मैंने जिंक की बात की, जस्ट इमेजिन अगर लिखा हुआ है सोडियम, केवल सोडियम लिखा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कितना होगा? 0। जैसे मैग्नीशियम अकेला लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम अकेला लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन केवल ऐसे लिखा हुआ है O, है ना, तो चार्ज कितना होगा इसका? 0, है ना। अगर इस पर लिख दे 2- या इस पर लिख दे +1, तब कुछ चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर कुछ नहीं लिखा, मतलब चार्ज कितना? 0, अगर अकेला है। क्लियर हो गई बात मेरी? मॉलिक्यूल्स के साथ भी यही होता है ना, उन पर चार्ज कितना मानते हैं ओवरऑल? 0। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब सुनो, जिंक का चार्ज कितना? 0। अब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जानते हो आप, ये रिएक्शन पढ़ी है आपने, ZnSO4 बना। यहाँ जिंक का चार्ज कितना आया? सर 2+। सही है, हाँ या ना? अरे इसको तोड़ोगे तो सल्फेट पर चार्ज तो अभी भी 2- रहेगा, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए जिंक पर कितना चार्ज होगा? 2+, और कॉपर का चार्ज कितना? 0। अब कॉपर का चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर इतना? अच्छा सर यहाँ 2 चेंजेस आए। क्या सर? ये जो Cu2+ था ये कन्वर्ट हुआ सर Cu0 में, हाँ या ना? अरे देखो जरा, Cu पहले किस में था? 2+ में, अब किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में। ऐसा कब होगा? जब सर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि Cu2+ को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। सही बात है। अब कहां से मिले हैं वो देखते हैं। अल्लो हम ये जरूर कह सकते हैं अभी इतना देख के कि सर यहाँ Cu2+ का हुआ है रिडक्शन। बोलो मैं गलत बोला क्या? Cu2+ का क्या हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अच्छा तो मैं कहूंगा यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कि Cu2+ का क्या हुआ है? रिडक्शन। क्यों? अरे अभी पढ़ा था यार 2 मिनट पहले कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर आयन का रिडक्शन हुआ बिल्कुल। अच्छा Zn0 से गया 2+ में, Zn0 पे था, किस में गया? 2+ में। ठीक है, कब जाएगा? सुनो ध्यान से, जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, किस में चला गया? जिंक 2+ में चला गया। अब ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, यानी कि जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर होती है बात? अरे जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सही बात है। तो सर एक बात यहां से समझ में आई कि सर जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी इतनी, है ना? आप सुनो, एक बात और समझ में आई, सुनो कि सर एक बात तो है, अगर जिंक तो सुनना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ना देता, जिंक कह देता कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, है ना, कॉपर मांग रहा है इलेक्ट्रॉन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है ना, कॉपर को रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर जिंक ने मना कर दिया। जिंक कह रहा है मैं तो नहीं दे रहा, अब कर ले क्या करेगा? तो क्या कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल है इस रिएक्शन में? नहीं है। यानी कि जिंक का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर का क्या करा दिया? रिडक्शन।
हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं क्या कहूंगा आज से, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रही है बात मेरी? अरे भाई जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देके सामने वाले का क्या कराएगा, रिडक्शन। सामने वाला ही तो लेगा उस इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो रही है बात मेरी? जस्ट इमेजिन मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास है ना, मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए, मेरा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, पर मैंने आपका क्या करा दिया, रिडक्शन। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर ये कॉपर मना कर देता, आप मना कर दो कि हम नहीं लेते 2 इलेक्ट्रॉन, हम ले ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, हमको नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास रखूंगा। भाई अब ऐसा नहीं है जबरदस्ती फेंक दूंगा, सही बात है, ठीक है। क्लियर हो गई बात मेरी? अब मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे, अब पढ़ना ही नहीं चाहते तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो भैया पढ़ाऊंगा क्या, नहीं पढ़ाऊंगा, सही बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो क्या कहा मैंने, Cu2 प्लस, अगर ये कहूं कॉपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर देता Cu2 प्लस, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल था इस पर्टिकुलर रिएक्शन में? नहीं था, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसका क्या कराया, ऑक्सीडेशन, इसका खुद का हुआ रिडक्शन, सामने वाले का क्या कराया, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इतना दिमाग में रखें कि जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अब सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने इतना आप लोगों को बताया रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अब इस रिएक्शन को पढ़ेंगे ऐसे कि Cu2 प्लस का रिडक्शन हुआ, Cu किसने कराया, जिंक ने, सही। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2 प्लस में, किसने कराया, Cu2 प्लस में। SO4 2- का यहाँ कोई रोल नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई रोल नहीं है। SO4 2- केवल एक नेगेटिव आयन की तरह जुड़ा हुआ है। जरा देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, ढीठ है, ना तो ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा ना ही रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इतना हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों को नॉलेज हुई होगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ना, चार्ज को ही बोलते हैं एक्चुअली में, अगर कहा जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूं। आपने पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आपने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर निकालना सीखना है ना, इसलिए मैंने ये सारी आम कहानियां आपको बताई। तो सुनेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का n फैक्टर। पता लगा ना रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, है ना। सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी, और रिडक्शन कर दें तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है बात मेरी? बहुत बढ़िया। अब सुनो एक एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7, ठीक है, मैंने इसको डाला एसिडिक मीडियम में। अब जब आप K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में डालते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cr3+ में। मतलब Cr3+ सर पोटेशियम और ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ पर पोटेशियम और ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। जैसे SO4 का नहीं था ना, है ना, उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा था ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, क्रोमियम का। चार्ज किसका चेंज होता है, क्रोमियम का। तो मैंने केवल क्या लिखा, क्रोमियम लिखा, ठीक है। ऑक्सीजन उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा जिसमें पहले था, पोटेशियम भी उसमें रहेगा, तो मैंने वो नहीं लिखा, है ना। सुनो, K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट हुआ, Cr3+ में, ठीक है। अच्छा, अब सर इसका रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, ये मुझे तब पता लगेगा जब मेरे पास यहाँ क्रोमियम का चार्ज हो। अरे यहाँ भी तो पता होना चाहिए यार चार्ज कितना है, तभी तो पता लगेगा कि यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन लिए कि दिए। सही बात है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, सुनो, K2Cr2O7 ओवरऑल ये कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। ओवरऑल कैसा है, न्यूट्रल। अच्छा, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है जानते हो, +1, जानते हो ना सर, +1। कितने पोटेशियम है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। क्रोमियम का निकालना है, कितने क्रोमियम है, कितने क्रोमियम है, 2। एक क्रोमियम का मान लेते हैं x, कितना, x, तो मैंने लिखा +2x। एक क्रोमियम का x, क्रोमियम कितने, 2। मैं इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज निकालना चाह रहा हूं। क्या निकालना चाह रहा हूं, ओवरऑल चार्ज, कि इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है। मैंने कहा पोटेशियम का है 2,
ठीक है। क्रोमियम का कितना है सर 2 इंटू एक्स, क्लियर होती है बात मेरी। 2 इंटू एक्स, एक्स माना है क्रोमियम का, 2 क्रोमियम तो 2x है ना। ऑक्सीजन का कितना है ऐसे लिख देते हैं, मेरा x थोड़ा चार्ज जैसा लगता है बच्चों को, है ना। 2x प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 7, क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा ये सब किसके बराबर, अभी मैंने बोला कि इस पर क्या कोई चार्ज दिख रहा नहीं, तो मतलब न्यूट्रल है, तो इसका चार्ज कितना 0, सबका चार्ज मिला के कितना हो गया 0। लॉजिक इक्वेशन बन गई, x निकाल सकते हो इससे, x की वैल्यू निकाल सकते हो ना, इसको करो सॉल्व। 2 + 2x - 14 = 0, हाँ है ना। मैं आगे लिखूंगा 2x विल बी इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 14 - 2 सर 2x = 12, और आगे मैं लिख सकता हूं x = 12/2 which = 6, कैसा 6 + 6। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था +6, क्लियर हो रही है बात मेरी। ठीक है, ये +6 से किस में गया +3 में, हाँ कि ना, बात समझ में आई। जितना इसके, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट लाइन, जिसके लिए ये सारी कहानी पढ़ी, कि जितना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, जितना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में या चार्ज में चेंज आया है, वो ही इसका n फैक्टर होगा। क्या कहा, जितना इसके चार्ज में या ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, कितने में था +6 में, निकाला ना हमने, Cr कितने में आया +6 में, +6 से किस में गया +3 में, कितना चेंज आया 3 का, इसका n फैक्टर कितना होगा 3, क्लियर हो रही है बात मेरी। तो यहां याद रखेंगे कि n फैक्टर किसका, ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा n फैक्टर निकाला मैंने इनका, कोई दिक्कत नहीं है, +6 से गया है ये +3 के अंदर, निकाल लेंगे +3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, K2Cr2O7 के अलावा हम बात करते हैं KMnO4 की, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जांपल। अब यहां पर आप एसिडिक मीडियम लो तो कहानी अलग होगी, बेसिक मीडियम लो तो कहानी अलग होगी, और न्यूट्रल मीडियम लो तो कहानी अलग होगी। अच्छा KMnO4 की बात करते हैं एसिडिक मीडियम में। जब आप एसिडिक मीडियम लोगे तो KMnO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Mn2+ के अंदर, क्लियर हो रही है बात मेरी। अब सर कैसे पता, अरे एक्सपेरिमेंटली पता, कैसे पता, एक्सपेरिमेंट्स किए हमने बहुत सारे, हमें पता लगा कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में चला जाता है 2+ में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना है, इसमें निकालें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अच्छा निकालना सीखा है आपने अभी, पोटेशियम का कितना होता है +2, मैंगनीज का निकालना है तो x मान लें, ऑक्सीजन का कितना होता है एक का -2, कितने ऑक्सीजन है 4, तो कितना होगा -8 = 0। x कैलकुलेट करोगे यहां से तो x विल बी इक्वल्स टू 8 - 1 विल बी इक्वल्स टू 7, तो यहां x कितना सर +7, हां या ना, +7 से गया +2 में, +7 से गया +2 में, कितने का चेंज 5 का चेंज है ना, तो इसका n फैक्टर कितना बता सकते हो, n फैक्टर कितना 5। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जरा ध्यान से देखो तो +6 से +3, +7 से +2, यहां जाने का मतलब क्या है, इनका खुद का क्या हो रहा बता सकते हो, रिडक्शन। अरे यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो 2+ में गया है, तो दोनों का क्या हो रहा रिडक्शन, जिनका होगा रिडक्शन सामने वाले का कराएंगे ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। चलिए तो एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हुआ किसमें Mn2+ में, n फैक्टर कितना है इसका, जब ये एसिडिक मीडियम में होगा 5, क्लियर है बात मेरी। अगर आपको मीडियम गिवन ना हो तो कौन सा मानना है एसिडिक, n फैक्टर कितना लेना है KMnO4 का 5, क्लियर। अच्छा मैंने बात की KMnO4 की, इस बार मैंने लिया बेसिक मीडियम, तो याद रखना है बेसिक मीडियम में ये किसमें कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, किसमें कन्वर्ट होता है K2MnO4 में, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ कैलकुलेट कर लोगे कैसे सर, पोटेशियम का +2, +1 और +1 +2, इसका मान लो x, इसका कितना हो जाएगा -8 विल बी इक्वल्स टू 0, ओवरऑल न्यूट्रल है ना, तो x विल बी इक्वल्स टू कितना आया +6, आएगा कि नहीं आएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा +6, +7 से गया +6 में, कितना बढ़ा कितना घटा, a चेंज देखना है हमें, तो चाहे बढ़े चाहे घटे, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 1, क्लियर होता है इतना, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम की, ये सारे एग्जांपल नोट कर लेना कॉपी में, अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम की,
तो मैंने लिया KMnO4, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट होगा MnO2 में। किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2 में। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां पर निकाल सकते हो, अरे एक का -2 ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन के -4, तो निकाल सकते हो x - 4 विल बी इक्वल्स टू 0। टोटल चार्ज यहाँ कितना है? 0, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? +4। यहाँ पर mm कितने में है? +4, +7 से गया +4 में, कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में? कितना चेंज आया सर? चेंज आया +3 का, तो इसका n फैक्टर कितना सर? 3। क्लियर होती है बात मेरी? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है KMnO4, इसलिए करवाया है मैंने। KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना? 5। ये याद रखो कि किसमें चेंज होता है? Mn2+ में। बेसिक मीडियम में n फैक्टर कितना? 1। क्लियर होती है बात मेरी? किसमें चेंज होता है? K2MnO4 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम की, तो n फैक्टर कितना? 3। क्लियर इतना? ठीक है। तो ये बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जिनके मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताए, ठीक है। इसमें कुछ प्रैक्टिस और करनी है आपको क्वेश्चंस की। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनका n फैक्टर हमें कैलकुलेट करना होता है। घबराने की कोई बात नहीं है, वो जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तब वो सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम ले लेंगे, है ना। अभी तो सबके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ना पड़ेगा। मेरे को जितनी जरूरत थी इस चैप्टर में, है ना, या इस टॉपिक में इक्विवेलेंट कांसेप्ट के लिए, मैंने उतना आप लोगों को बता दिया, उससे ज्यादा ही हम जानते हैं। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, है ना, पढ़ाई करें, और कल की क्लास डाउट्स के लिए होगी, केवल डाउट्स के लिए, ठीक है। केवल मैं आप लोगों के डाउट्स बताऊंगा जो भी इस चैप्टर में अभी तक आए हैं, उनमें से 4-5 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मुझे बताने हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस कंसल्ट करने हो तो प्लीज आप मुझे आज भेज दें। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, थैंक यू।